बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउस ऑफ कॉमन। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो हाउस ऑफ कॉमन से मुराद हम लेंगे दारुल अवाम। और इससे मुराद हम लोअर हाउस भी लेंगे। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो किया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दारुल उमरा, अपर हाउस उसको कहते हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं हाउस ऑफ कॉमन। उर्दू में मैंने आपको बताया कि इसको हम दारुल अवाम कहते हैं और ये लोअर हाउस भी कंसीडर होता है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से भी हो सकता है कि एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड कंपोजिशन of House of Common। या ये भी हो सकता है कि एक्सप्लेन द पावर्स, फंक्शंस एंड कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। तो इससे मुराद हम ये लेंगे कि जो हाउस ऑफ कॉमन है उसकी इख्तियारात क्या हैं, उसकी पावर्स क्या हैं, ये हमें बताना है। उसके अलावा हमने देखना है कि उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। उसके अलावा उसकी कंपोजिशन किस किस तरीके से जो है वो होती है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो है मैं इसका इंट्रो आपको करवा देता हूँ कि द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट रिजाइड्स इन द हाउस ऑफ कॉमन। कि पार्लियामेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट से मुराद पार्लियामेंट कंसिस्ट होती है हाउस ऑफ लॉर्ड पे, हाउस ऑफ कॉमन पे, और तीसरा जो कंपोनेंट मैंने आपको बताया था द किंग और क्राउन, ठीक है। उसमें क्वीन भी आ जाती है उनकी, ठीक है। तो इसमें हमने पहले देख लिया था, पहला जो हमने इसका पढ़ा कि दारुल उमरा जो है हाउस ऑफ लॉर्ड, उसके इख्तियारात हमने देखे, पावर्स देखी हमने, उसकी कंपोजिशन देखी, उसकी हमने जो है कहने के उसके फंक्शंस क्या क्या थे, ठीक है, वो डिस्कस किए थे। तो इसमें कहते हैं कि जो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी जो है, जो मुक़्तदिर आला की हामिल जो हाउस तस्वर किया जाता है वो हाउस ऑफ कॉमन है, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन इज द लोअर हाउस एंड पॉपुलर चैम्बर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। It is most remarkable legislative assembly in the world and is elected by the people in general election। ये लोअर हाउस कंसिडर होगा, ठीक है। और ये एक पॉपुलर चैम्बर है ब्रिटिश पार्लियामेंट का और एक लेजिस्लेटिव असेंबली की हैसियत ये रखता है। और उसके अलावा जो सबसे अहम बात आपके जो जहन नशीन करने वाली है कि ये इसके जो मेंबर्स हैं
वो इलेक्ट होके आते हैं पीपल के जरिए, ठीक है, इलेक्टेड बाय द पीपल्स इन जनरल इलेक्शन। आम इंतखाबात में जो नुमाइंदे मुंतखब होके आते हैं वो जनरल इलेक्शन के जरिए वो मुंतखब होके आते हैं। और हमने आगे अब देखते हैं कि इसकी जो कंपोजिशन है वो किस तरीके से हमने डिस्कस करनी है कि कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। नंबर 1, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। नंबर 1, इसके नुमाइंदे जो हैं उनकी तादाद कितनी होगी। द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन इज 650। 650 जो हैं इसके मेंबरान की तादाद है हाउस ऑफ कॉमन की, ठीक है। और सेकंड जो है वो है इसकी टर्म ऑफ हाउस, कि उसकी जो है मियाद कितनी होगी, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, कि जो उसके मेंबरान का चुनाव होगा जनरल इलेक्शन के जरिए जो उसके मेंबर्स बनेंगे वो 5 साल के लिए मेंबर्स बनेंगे। अनलेस द हाउस इज डिसॉल्व अर्लियर बाय द क्वीन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि जो मेंबरान का चुनाव होगा, मेंबरान जो हैं वो 5 साल के लिए मुंतखब होंगे। इससे मुराद ये दी जाएगी कि हाउस ऑफ कॉमन की जो टर्म है वो भी 5 years के लिए होगी। तावक्त ये कि जो क्वीन है वहाँ पे आजकल एग्जिस्ट कर रही, ठीक है, किंग की बजाय, तो अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ का जो है वो एडवाइस दे देता है कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो इस सूरत में जो है असेंबली डिसॉल्व होगी, क्वीन डिसॉल्व करेगी असेंबली को। इस सूरत में 5 साल से पहले भी वो टर्म ख़त्म हो सकती है। अदरवाइज जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है वो 5 years उसकी हाउस की जो है वो उसकी टर्म है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सिलेक्ट होके आते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन एलिजिबल है कि जो इलेक्ट होके हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर बनता है। तो उसमें ये मैं नंबर 1 डिस्कस करूंगा। ही और शी एज द केस में बी मस्ट बी अ ब्रिटिश सब्जेक्ट, यानी कि चाहे वो मर्द हो या औरत हो तो वो बरतानवी शहरी होना उसका ज़रूरी है वहाँ पर। नंबर 2, मस्ट अटेन द एज ऑफ 21 years, कि उसकी एज जो है वो 21 साल उसकी होनी ज़रूरी है। नंबर 3, नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड, यानी कि आगे वो उसकी आगे आ जाता है। ये 2 तो मैंने बुनियादी आपको बता दी कि वो ब्रिटिश शहरी होना ज़रूरी है, उसकी एज जो है वो 21 years होनी चाहिए। वो एलिजिबल होगा कि वो जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके और पार्टिसिपेशन करके वो मुंतखब होकर हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर सेलेक्ट हो। अब उसकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। नंबर 1, कि होल्डर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स, कि कोई अदालती ऑफिसर जो है जो होल्ड कर रहा हो जुडिशियल ऑफिस को, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। नंबर 2, बैंकरप्ट्स, जो कोई नादहिंदा हो, बैंकरप्सी में इन्वॉल्व हो, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सिविल सर्वेंट ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड द पुलिस फोर्स, यानी कि जो वहाँ की अफवाज के मेंबर्स हैं आर्म फोर्सेस के या वहाँ की पुलिस में जॉब कर रहे हैं, तो वो भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते वहाँ पर। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके हमें बता रहा है एक क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन। आगे फर्दर हम इसको लेके चलते हैं कि जी जो इलेक्शंस हैं आगे वो किस तरीके से होंगे। तो कहते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आर ऑफ 2 kinds। नंबर 1, जनरल इलेक्शन। नंबर 2, बाय इलेक्शन।
जनरल इलेक्शन से हम मुराद लेंगे जनरल इलेक्शन हेल्ड when a new house of common is to be elected and these must be held within 20 days of the dissolution of sitting parliament। यानी कि जब जनरल इलेक्शन का इनेकाद उस वक्त होगा जब सिटिंग पार्लियामेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी और उसके 20 दिन के अंदर अंदर जो है वो जनरल इलेक्शन करवाए जाएंगे और नए जो है रिप्रेजेंटेटिव्स वो इलेक्ट होकर वो उस हाउस ऑफ कॉमन का हिस्सा बन जाएंगे। अब बाई इलेक्शंस हेल्ड व्हेन वैकेंसी अकर्स इन द हाउस ड्यू टू द डेथ ऑफ resignation or resignation of a sitting member or when a member is made a member of the House of Lords। ये 3 कैटेगरीज बता देता है कि जब किसी रिप्रेजेंटेटिव की डेथ होगी, जब कोई रिप्रेजेंटेटिव रिजाइन करेगा अपने उस ओहदे से, या जब कोई मेंबर जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड से हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर बन जाए, हाउस ऑफ कॉमन से हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बन जाएगा, तो इस सूरत में वो सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी और उस पर हम जो है वो बाई इलेक्शन वहाँ पर होंगे। जैसे हम हमारे मुल्क में आप देखते हैं कि जनरल इलेक्शन का तस्वर तो है जिसके ज़रिए गवर्नमेंट बन के आती है, उसके बाद आप देखते हैं कि अमूमी तौर पर कोई डेथ हो जाती है या किसी वजह से सीट खाली होती है तो उसमें ज़िमनी इलेक्शन होते हैं। ज़िमनी इलेक्शन जो है बाई इलेक्शन से मुराद हम लेंगे ज़िमनी इलेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया, हमने डिस्कस किया है कि जो इलेक्शंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि 2 किस्म के इलेक्शंस हैं, एक जनरल इलेक्शन एक बाई इलेक्शन, और उसमें भी बता दिया कि जनरल इलेक्शन कब होंगे और बाई इलेक्शन कब होंगे। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो इलेक्शन है उसमें हमने देखा कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके लिए उन्होंने एक रख दी कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश जो शहरी होना ज़रूरी है उसका, सेकंड जो है वो 21 इयर्स उसकी एज होना चाहिए। तो अब आ जाता है, फिर मैंने आपको इलेक्शन का बताया कि इलेक्शन किस तरीके से होंगे। आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताता है कि उन इलेक्शंस में जो वोटर्स वोट कास्ट करेंगे उनकी अहलियत क्या होगी। तो जो वोटर कास्ट करेंगे उसमें भी नंबर 1 आ जाता है कि वो जो वोटर है मस्ट जो है वो ब्रिटिश शहरी होना चाहिए। इसको भी बंद कर दें, चलेगा ये? अच्छा, तो जो है वो ब्रिटिश शहरी होना चाहिए, उसकी एज जो है वो 18 इयर्स उसकी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है whose name is recorded in the voter register of his constituency, यानी कि जिस जहाँ का वो रह रहा है, रहायशी है, कॉन्स्टिट्यूंसी से मुराद लेंगे कि जहाँ पर वो रह रहा है, ठीक है, जहाँ का रहायश पजीर है वहाँ पर उस रजिस्टर में उसका अंतराज होना ज़रूरी है। 3 चीज़ें हैं कि वो ब्रिटिश शहरी होना ज़रूरी है, 18 इयर्स उसकी एज हो, और वो जो उसका अंतराज जो है वो वोटर लिस्ट में उसका होना चाहिए। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन कौन होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब भी हाउस ऑफ कॉमन में मेंबरान इलेक्ट होकर आएंगे तो उसमें जो है चुनाव किया जाएगा स्पीकर का, ठीक है। द मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन are presided over by a speaker. He is elected by the house when a new parliament meets for the first time। यानी कि फर्स्ट टाइम जब नए मेंबर्स इलेक्ट होकर आएंगे हाउस ऑफ कॉमन में, तो जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें स्पीकर का चुनाव किया जाएगा, और स्पीकर जो है
वो उस हाउस को प्रिजाइड करेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो स्पीकर कंसिडर होगा। अब हम आगे आगे देख लेते हैं कि जो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन, जो हमने स्टार्ट में पहले तो ये इंट्रो आपको मैंने करवा दिया कि अब पावर्स और फंक्शंस उसके क्या क्या हैं। एक नंबर 1 उसकी लेजिस्लेटिव पावर है हाउस ऑफ कॉमन की। हाउस ऑफ कॉमन जो है इसमें किसी भी किस्म की कानून साजी जो है जो मुफाद आमा के लिए होगी, जो इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट के अमूर को चलाने के लिए होगी, ठीक है, तो उसके बारे में लेजिस्लेशन की जाएगी। द हाउस ऑफ कॉमन enjoys vast powers of the field of law making. It can modify the existing law and can make or repeal law whatsoever. It defines the national policy and has the right to change the constitution. यानी कि वो कहता है कि उसको वसी पावर्स हैं लेजिस्लेटिव हवाले से हाउस ऑफ कॉमन को। वो नई कानून साजी भी कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको वो अमेंड भी कर सकते हैं, उनको रिपील भी कर सकते हैं, और उसके अलावा जो कोई नेशनल पॉलिसी पे अगर कोई कानून साजी रिक्वायर है तो वो कानून साजी भी की जा सकती है। तो हाउस ऑफ कॉमन जो है वो लेजिस्लेटिव पावर भी रखता है। नंबर 2 उसमें आ जाता है फाइनेंशियल पावर, ठीक है। द हाउस ऑफ कॉमन wield great authority over the nation's purse according to opinion of Professor Madison, who holds the purse holds the power. According to the Act 1911, all money bill must originate in the House of Common, and the power of House of Lord is limited in this respect. अब इसमें वो ये कहता है कि हाउस ऑफ कॉमन जो है उसको फाइनेंशियल पावर जो है वो भी हासिल है। जितने भी वहाँ पर फाइनेंस से रेलिवेंट बिल होंगे, मनी बिल उससे मुराद ली जाती है, ठीक है। जैसे बजट पेश किया जाता है तो वो ओरिजिनेट होगा हाउस ऑफ कॉमन में। हाउस ऑफ लॉर्ड में वो पेश नहीं हो सकता। हाउस ऑफ कॉमन जो है वहां पर मनी बिल पेश किया जाएगा और वहीं पे उस पे जो है वो डिबेट होगी और वहीं पे वो पास होगा। उसके बाद मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब मनी बिल पास हो जाएगा हाउस ऑफ कॉमन से तो वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हाउस ऑफ लॉर्ड में पेश किया जाएगा। अगर हाउस ऑफ लॉर्ड उस पर डिबेट करके उसको ऊपर असेंट के लिए किंग के पास या क्वीन के पास भेज देता है तो वेल एंड गुड। अगर वो हाउस ऑफ लॉर्ड नहीं भेजता, 1 माह के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वो बिल, वो मुसव्वदा कानून जो है वो पास हो जाएगा, मनी बिल जो है। और ये आप अपने ज़हन में रखें कि मनी बिल जो है या फाइनेंशियल पावर जो है वो हाउस ऑफ कॉमन के पास है। वो डायरेक्ट हाउस ऑफ लॉर्ड में पेश नहीं किया जाएगा, वो हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया जाएगा। उसके बाद इसकी थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी रखता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या हैं? द हाउस ऑफ कॉमन आल्सो अटेन द पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज दिस हाउस कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन बाय वे ऑफ क्वेश्चनिंग द कैबिनेट मेंबर्स। अब इसमें क्या तरीकाकार है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किस तरीके से इसको हासिल है? जब भी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा वो अपनी कैबिनेट बनाएगा। कैबिनेट में उसके जो मिनिस्टर्स होंगे वो अपने अपने जो अपने उसके कह लेंगे जो अपनी वजारतें हैं उनके अमूर चलाएंगे। तो वो जितनी एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो कैबिनेट चला रही होगी,
तो कैबिनेट जब आएगी तो उसमें वो जवाबदेह होगी हाउस ऑफ कॉमन को। हाउस ऑफ कॉमन जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कर सकते हैं उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन के अमूर चला रहे होते हैं। इस तरीके से हम ये भी देखते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हासिल हैं कि वो एक तौर पर चेक एंड बैलेंस रख सकता है। उसके बाद आ जाता है जी इसका चौथा इख्तियार जो है, चौथी पावर्स या फंक्शन इसका कह लें कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से मुराद हम क्या लेंगे? पार्लियामेंट बीइंग सुप्रीम may delegate powers to whomever it wills, and it may similarly withdraw the powers that it has delegated. It may delegate its power to government department to supplement, amplify and apply statutes passed by the parliament. इससे आप देखेंगे कि डेलीगेशन से मुराद होती है तफवीज करना किसी इख्तियार को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्योंकि ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है तो ये जो कानून साजी करती है, कानून साजी को उस पर अमल दरामद करने के लिए ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को जो है वो बिल डेलीगेट करने का भी एक इख्तियार है इनके पास कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करवाई जानी है। तो ये एक डेलीगेशन पावर भी हाउस ऑफ कॉमन के पास है। ये मैंने आपसे 4 डिस्कस की हैं। नंबर 1 कि ये लेजिस्लेटिव पावर रखता है हाउस ऑफ कॉमन। नंबर 2 फाइनेंशियल पावर जो है ये रखता है, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी इसके पास हैं। उसके बाद डेलीगेशन या डेलीगेटेड पावर्स जो हैं वो भी हाउस ऑफ कॉमन के पास हैं। तो यही इससे मुराद हम ये भी लेंगे कि ये इसके फंक्शंस में भी ये चीजें आती हैं। अब आ जाते हैं कि जो हाउस ऑफ कॉमन के जो मेंबरान हैं उनको क्या क्या प्रिविलेजेस हासिल हैं। प्रिविलेजेस से मुराद हम लेंगे कि उनको क्या क्या मराद हासिल हैं। मराद या इम्यूनिटी उनको क्या क्या, एक हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर बनने के बाद उनको क्या क्या प्रिविलेजेस हासिल हो जाती हैं मेंबरान को। नंबर 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि उनको आज़ादी अजहार ख्याल जो है उसका एक प्रिविलेज उनको हासिल होती है। वो नेशनल या जो रिफाए आमा के मामलात होते हैं या इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट जो भी चीज़ होती है उस पे वो खुलकर अजहार ख्याल कर सकते हैं। नंबर 2 जो उनको प्रिविलेज हासिल है, राइट टू रेगुलेट। हाउस हैज ए राइट टू रेगुलेट इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द राइट टू एक्सक्लूड और एक्सपेल मेंबर्स। ठीक है, कि उनको राइट है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा एक हम देखेंगे कि एक्सक्लूजन ऑफ स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स से मुराद हम क्या लेते हैं कि जो लोग अजनबी होते हैं उनको The house also has a right to exclusion strangers from the house, कि उसमें वो मेंबर्स ही बैठ सकते हैं। स्ट्रेंजर्स जो हैं वो उनको एक्सक्लूड भी किया जा सकता है। इजाज़त तो दी जा सकती है बैठने की, लेकिन हाउस को ये मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वहाँ पर जो मेंबरान होंगे वही वहाँ पर मौजूद होंगे। इसके बाद राइट टू प्रोहिबिट पब्लिकेशंस, यानी कि ये भी है कि हाउस हैज ए राइट टू प्रोहिबिट पब्लिकेशन और इट्स ओन डिबेट्स, कि उनको ये इख्तियार भी है कि वो जो डिबेट करते हैं
जो वहां पर कार्रवाई होती है हाउस की, उसको वो पब्लिकेशन करने का जो है उससे रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए भी उनको ये इख्तियार है कि उस कार्रवाई को पब्लिश नहीं किया जा सकता। अब जो एक और उनको प्रिविलेज हासिल है वो है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, कि जो गिरफ्तारी है किसी मेंबर की वो नहीं हो सकती। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन सिविल केसेस फॉर अ पीरियड ऑफ 40 days बिफोर एंड आफ्टर द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, बट दिस प्रिविलेज नॉट एक्सटेंड इन क्रिमिनल केसेस। यानी कि अगर वो किसी सिविल केस में इन्वॉल्व है, रिप्रेजेंटेटिव जो हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर है, हाउस के स्टार्ट होने से 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सिविल केसेस में होगा। अगर क्रिमिनल केसेस में वो इन्वॉल्व होगा तो ये प्रिविलेज उसको हासिल नहीं होगा। राइट टू एनफोर्स privileges. House has a right to enforce its privileges and commit for attempt for breach of its privileges। यानी कि हाउस जो है उसको ये भी है कि वो जो उनको मेंबरान को मराद हासिल हैं उन मराद को एनफोर्स करने का इख्तियार भी जो है वो हाउस के पास है। तो अब हमने जो आज डिस्कस किया इसको कंक्लूड करते हुए मैंने आपको इंट्रो करवाया है कि ये हाउस ऑफ कॉमन जो है दारुल अवाम एक लोअर हाउस कंसीडर होता है और ये एक लेजिस्लेटिव जो है इसका रोल है। उसके अलावा इसके मेंबरान जो हैं वो डायरेक्ट जनरल इलेक्शन के ज़रिए वो इलेक्ट होकर आते हैं। उसके बाद इसके मेंबरान की तादाद 650 है। इसके अलावा इसकी जो टर्म है वो 5 years है। क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस हमने डिस्कस की हैं। इलेक्शंस जो हैं जिनके ज़रिए मेंबरान इलेक्ट होके आते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं कि जनरल इलेक्शन के ज़रिए भी इसके मेंबरान का चुनाव होता है और बाई इलेक्शन के ज़रिए भी इसके मेंबरान का चुनाव होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि जो वोटर होगा जो इन मेंबरान का चुनाव करेगा उसकी क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद हमने देखा कि इसका प्रिजाइड, इस हाउस को जो प्रिजाइड करेगा वो स्पीकर करेगा, ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होगा वो स्पीकर होगा। उसके बाद हमने इसकी पावर्स और फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं। पावर्स और फंक्शंस में हमने 4 चीज़ें डिस्कस की हैं कि ये लेजिस्लेटिव पावर्स रखता है, ये फाइनेंशियल पावर रखता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखता है। उसके अलावा जो है इसके पास डेलीगेटेड पावर्स भी उसका इख्तियार भी है। फिर हमने इसके साथ साथ आगे डिस्कस किए हैं कि जो इन अरकान को जो मेंबरान हैं हाउस ऑफ कॉमन के उनको क्या क्या प्रिविलेजेस हासिल हैं। तो इसके साथ ही हम आज के इस टॉपिक को जो है इस कंक्लूजन के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू।